हाय एवरीवन, वेलकम टू कैपिटल एंड गेन्स। आप सब जानते ही हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है बाय 2025, जो कि कोविड वाले 2 साल खराब हो जाने के कारण इस टारगेट को एक्सटेंड कर दिया है बाय 2 इयर्स। अगर इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करना है बाय 2027, तो वो सिर्फ आईटी, फार्मा, इंफ्रा, टेक्सटाइल से ही अचीव नहीं होगा। उसके लिए सारे सेक्टर्स की आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी को बेटर होना जरूरी है। तो आज हम ऐसी इंडस्ट्री पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन अब इस इंडस्ट्री की आउटलुक पॉजिटिव हो रही है। इंडस्ट्री का नाम है शुगर इंडस्ट्री, एंड जो इंडस्ट्री की आउटलुक पॉजिटिव हो रही है वो हो रही है इथेनॉल ब्लेंडिंग के चलते। ये ऐसी इंडस्ट्री है, अगर हम समझकर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 100 टाइम्स से भी ज़्यादा कर सकता है। अदरवाइज हम लॉसेस बुक करके भी आउट हो सकते हैं, बिकॉज हमें पता ही नहीं होगा कि कभी स्लो डाउन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हाउ लॉन्ग टू स्टे इन्वेस्टेड, व्हेन टू डू व्हाट, एंड फाइनली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कैसे करना है। फर्दर इंडिया ने ग्लासगो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसे COP26 भी कहते हैं, उसमें प्लेज किया है कि बाय 2030 इंडिया अपनी एनर्जी का 50% रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा एंड बाय 2070 नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव कर लेगा। अगर इंडिया के पेट्रोलियम कंजप्शन की बात करें तो प्रेजेंटली इंडिया का पेट्रोलियम कंजप्शन 5 मिलियन बैरल्स पर डे का है, जिसमें से अप्रॉक्स 1,16,371 बैरल्स इंडिया प्रोड्यूस करता है। तो हमारा पर डे का ऑयल डेफिसिट होता है 4 मिलियन बैरल्स का, जिसे कंट्री को एक्सपोर्ट करना पड़ता है। प्रेजेंटली क्रूड ऑयल प्राइस है $80, जो कि मार्च 2022 में $128 भी रहा है। अगर हम प्रेजेंट के प्राइस $80 को पर डे ऑयल डेफिसिट, जो कि 4 मिलियन बैरल्स है, को मल्टीप्लाई करें तो हमें पता चलता है कि पर डे $320 मिलियन कंट्री से बाहर चले जाते हैं, वो भी सिर्फ ऑयल परचेज करने के लिए। फर्दर अब तक क्या हो रहा था कि शुगर इंडस्ट्री कुछ ज़्यादा अच्छी कर नहीं पा रही थी, क्योंकि सप्लाई ही काफ़ी ज़्यादा है एंड इसके चलते प्राइसिंग अच्छी नहीं मिल पाती, एंड इंटरनेशनल मार्केट में भी शुगर की कोई शॉर्टेज नहीं है, जिसके चलते शुगर मिल ऑनर भी सफ़र कर रहे थे एंड जो शुगर केन फार्मर हैं वो भी सफ़र कर रहे थे, बिकॉज फार्मर को भी शुगर केन के अच्छे प्राइसेस नहीं मिलते, पेमेंट्स टाइम पर नहीं हो रही थी, एंड कुछ फार्मर्स इसके चलते सुसाइड तक भी करते हैं। गवर्नमेंट ने इन सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए गाइडलाइंस, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन सब स्टार्ट कर दिया है, सो दैट शुगर के साथ साथ एडिशनल सप्लाई को इथेनॉल प्रोडक्शन में यूटिलाइज किया जा सके। गवर्नमेंट के जो टारगेट्स हैं पहले क्विकली उनको देख लेते हैं, बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या उन टारगेट्स को गवर्नमेंट मीट भी कर पा रही है कि नहीं। पहला टारगेट है 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय नवंबर 2022। नेक्स्ट है इनिशियल टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग बाय 2025, जो कि बाद में गवर्नमेंट ने खुद ही अप्रैल 2023 कर दिया था। नेक्स्ट है फ्लेक्स इंजन सपोर्टेड व्हीकल्स को लॉन्च करना, जिसमें 85 से 100% तक भी इथेनॉल को यूज किया जा सके एंड इसके साथ साथ 100% पेट्रोल को भी यूज किया जा सके। तो शुगर इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करके जिन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है वो है, कंट्री को कार्बन न्यूट्रल होने में हेल्प मिलेगी, जीडीपी को एक्सपेंड करने में कंट्रीब्यूशन होगा, फार्मर की इकोनॉमिकल सपोर्ट हो जाएगी, इन द लास्ट शुगर इंडस्ट्री के लिए भी विन विन सिचुएशन हो जाएगी। अब हम रियलाइजेशन को समझते हैं कि अगर शुगर कंपनीज शुगर की जगह या एडिशनल सप्लाई से इथेनॉल प्रोड्यूस करती हैं तो उनके प्रॉफिट कैसे बूस्ट कर सकते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। 1 टन जो शुगर केन है वो 115 kg शुगर प्रोड्यूस करता है, जो हुआ 11.5%। इसके साथ 45 kg ऑफ मोलेसिस बनता है, जिससे 10.8 लीटर इथेनॉल निकलता है। लेकिन अगर सारा का सारा इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं तो 840 kg ऑफ इथेनॉल निकलेगा, जो यहाँ रियलाइजेशन है 84% हो जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि फ्यूचर में शुगर इंडस्ट्री में कितना बड़ा पोटेंशियल है। अब हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट के जो टारगेट हैं क्या एक्चुअल में वो मीट हो भी पा रहे हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं कि 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग को इंडिया ने काफ़ी एडवांस में अचीव कर लिया है, जो कि जून 2020 में ही हो गया था, एंड डेडलाइन तो इसके नवंबर 22 की थी। ऑलमोस्ट 5 मंथ्स एडवांस में ही इसको अचीव कर लिया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आपके सामने है 25 दिसंबर की अपडेटेड है जी बिजनेस पर, जिसमें बताया है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को रोल आउट करने की तैयारी हो रही है 11 स्टेट स्टॉक यूटीज़ में, एंड उन स्टेट स्टॉक यूटीज़ के नाम आपके सामने हैं। पहले जो टारगेट था वो 1 अप्रैल 2023 था, बट गवर्नमेंट ने इसे भी एडवांस करके पहले ही अचीव करने की तैयारी में है।
इसी में आगे हरदीप सिंह पुरी जो कि ऑयल मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया है कि अब से लेकर मैक्सिमम बाय 2025 तक पूरी कंट्री में 20% इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल का रोल आउट हो जाएगा। इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की एक्सेप्टेंस के पीछे नितिन गडकरी जी का भी काफ़ी बड़ा हाथ है। उन्होंने ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को फ्लेक्स फ्यूल इंजन के लिए एग्री कर दिया है सो दैट 85% से 100% तक इथेनॉल का ब्लेंडिंग हो सके फ्यूल में। मिंट की इस न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के 20% इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के टारगेट से पहले ही फ्लेक्स फ्यूल इंजन व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें 100% तक का इथेनॉल यूज़ होगा। इस न्यूज़ में हमें मारुति सुजुकी के साथ 7 और ऑटोमोटिव ओईएम दिख रहे हैं। टोयोटा ने ऑलरेडी फ्लेक्स फ्यूल बेस्ड व्हीकल का प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चर कर दिया है। फर्दर 2 व्हीलर ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरर जिसमें बजाज, टीवीएस, हीरो सब शामिल है, बाय 2024 तक टारगेट रखे हैं फ्लेक्स फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स निकालने का। फर्दर इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑटो मैन्युफैक्चरर से अपील की है कि वो डायरेक्टली 100% इथेनॉल कंप्लायंट व्हीकल्स को ही लॉन्च कर दें। अब सबसे इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट न्यूज़ है आपके सामने। गवर्नमेंट ने इथेनॉल बेस्ड फ्यूल को सपोर्ट करने के लिए इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल प्रोग्राम्स पर जीएसटी 18% से 5% कर दिया है। ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि इथेनॉल की एक्सेप्टेंस गवर्नमेंट के खुद किए हुए टारगेट से भी फास्ट पेस पर हो रही है और ये इथेनॉल प्रोड्यूसर्स के लिए विन विन सिचुएशन है। फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन को एक्युमुलेट करके आप तक लाने में बहुत मेहनत लगी है। अप्रिशिएट करने के लिए यू कैन प्रेस द लाइक बटन। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की फर्स्ट कंपनी की ओर। तो फर्स्ट कंपनी है जो आज के एनालिसिस की, वो वेरियस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है एनवायरनमेंट, एनर्जी एंड एग्री प्रोसेस इंडस्ट्री के लिए। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो कंपनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है एंड इथेनॉल इंडस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। इसके साथ साथ कंपनी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में भी कंट्रीब्यूट करती है। स्टॉक का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कंपनी को बायो एनर्जी से 71% रेवेन्यू आता है, जिसमें फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल, सेकंड जनरेशन इथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस, नेक्स्ट जेन बायोफ्यूल्स जैसे कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, बायोमैरिन फ्यूल एंड फ्यूचर बायोफ्यूल जिसमें बायोमिथेनॉल एंड बाई हाइड्रोजन आता है। जो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल है वो खाने वाले बायोमास से बनता है जैसे कि कॉर्न एंड शुगर केन से, एंड जो सेकंड जनरेशन इथेनॉल है वो ग्रास, राइस, स्ट्रॉ, फास्ट ग्रोइंग ट्रीज इन सब से बनता है। हाई प्योरिटी सिस्टम से कंपनी को 9% रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसका एप्लीकेशन बायोफार्मा, स्टीराइल फार्मुलेशंस, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर एंड न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है। एंड ये काम कंपनी की होली ओन्ड सब्सिडरी प्राज हाई प्योरिटी सिस्टम्स करती है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट से 20% रेवेन्यू आता है, जिसमें कंपनी स्टैटिक इक्विपमेंट लाइक प्रेशर वेसल, रिएक्टर्स जैसे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है फॉर ऑयल एंड गैस एंड रिफाइनरी इंडस्ट्री के लिए। कंपनी बियर प्रोड्यूसर के लिए भी प्लांट सेटअप करती है। कंपनी ने फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए कुछ टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि बायोमोबिलिटी जिसमें कंपनी एविएशन एंड मैरिन्स के लिए बायोफ्यूल पर काम कर रही है, एंड दूसरा है बायोप्रिज्म जिसमें कंपनी बायोप्लास्टिक्स पर काम कर रही है, जो कि प्रेजेंट टाइम के प्लास्टिक्स का अल्टरनेटिव है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी डिफरेंट सेक्टर्स के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस डेवलप करने पर काम कर रही है। ज्योग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट से 79% रेवेन्यू आता है एंड एक्सपोर्ट से 21%। अगर पेटेंट्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी ने 300 प्लस पेटेंट्स फाइल किए हैं, जिसमें से 24 इंडियन एंड 60 इंटरनेशनल पेटेंट्स ग्रांट भी हो गए हैं। कंपनी ने नवंबर 22 में आयोसिल के साथ 50-50 ज्वाइंट वेंचर किया है, जिसमें एटीजे फ्यूल जिसका मतलब है अल्कोहल टू जेट फ्यूल्स एंड कंप्रेस्ड बायोगैस फ्यूल्स पर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना है। कंपनी आईओसीएल के साथ 3 एडवांस बायोफ्यूल रिफाइनरीज भी सेटअप कर रही है एंड 90% काम इसका पूरा भी हो चुका है बाय फाइनेंशियल ईयर 22 एंड। कंपनी का एडवांस बायोफ्यूल रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो कि इथेनॉल इंडस्ट्री पर बेस्ड है वो ग्लोबली 5th पोजीशन होल्ड करता है, जबकि इनका जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट है वो ग्लोबली 5th पोजीशन होल्ड करता है इन द ग्लोबल 50 हॉटेस्ट प्रोजेक्ट इन द एडवांस बायो इकोनॉमी। अगर प्रॉफिट्स एंड लॉस की बात करें तो कंपनी की सेल एंड प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 20 तक ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है तो इसका असर कंपनी के सेल्स एंड नेट प्रॉफिट पर भी दिख रहा है। मार्च 2020 में कंपनी की सेल 1100 करोड़ की थी, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में अप्रॉक्स 3000 करोड़ हो गई हैं। नेट प्रॉफिट्स भी मार्च 20 में 70 करोड़ के थे, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 184 करोड़ हो गए हैं। शेयर होल्डर की बात करें तो प्रमोटर के पास 32.82% है, एफआईआईज के पास 16.98% है, डीआईज के पास 10.33% है।
टोटल स्ट्रॉन्ग हैंड्स की बात करें तो जिनके पास 1% से ज़्यादा की होल्डिंग है तो अप्रॉक्स 6% कंपनी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी जो भी प्रॉफिट जनरेट कर रही है वो कैश के रूप में कंपनी के पास आ रहा है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 175 करोड़ का कैश जनरेट किया है ऑपरेशन से। एक इंपॉर्टेंट लर्निंग, अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को ऐड करें तो पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। पॉजिटिव नंबर कंपनी की अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाता है, लेकिन जो कंपनीज बहुत छोटी होती हैं उनमें बहुत बार एक पॉजिटिव नंबर नहीं आ पाता है ड्यू टू हाई कैपेक्स इन्वॉल्व्ड। कुछ और नंबर्स की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप है 6264 करोड़, स्टॉक का पी है 34, आरओसी है 23% की, आरओई है 17%, डेट है कंपनी पर 25.6 करोड़ का, रिजर्व्स है 890 करोड़ के, इसके साथ कैश इक्विवेलेंट्स है 180 करोड़ का। सेल्स हुई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 2333 करोड़, नेट प्रॉफिट्स हुए हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 150 करोड़ के, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 8% का, सेल्स ग्रोथ हुई है लास्ट 3 ईयर्स में 27% के CAGR से एंड प्रॉफिट ग्रोथ हुई है लास्ट 3 ईयर्स में 34% के CAGR से। नेक्स्ट कंपनी को एनालाइज करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ कंपनीज को आप खुद भी एनालाइज करते हैं, जिसमें एक है ईद पेरी, एंड अगर आप बिल्कुल स्मॉल कैप कंपनी को सर्च कर रहे हैं तो आप द्वारिकेश शुगर को भी स्टडी कर सकते हैं। मिड कैप एंड स्मॉल कैप साइज में दोनों ही कंपनीज एक्सीलेंट है। अब आते हैं आज के एनालिसिस की सेकंड कंपनी की ओर। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन आज ज़्यादा अच्छी नहीं है, मार्केट कैप सिर्फ 2000 करोड़ का ही है। अगर ये कंपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग चलती है तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 100 टाइम्स भी कर सकती है, लेकिन रिस्क भी उतना ही हायर रहेगा एंड स्पेशली अब से वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। कंपनी के पास टोटल 14 प्लांट्स हैं, लेकिन अगर हम शुगर सेक्टर की हाईएस्ट मार्केट कैप वाली कंपनी को देखें तो श्री रेणुका शुगर्स के पास 6 प्लांट्स हैं एंड 2 पोर्ट बेस्ड रिफाइनरीज हैं। पर डे क्रशिंग कैपेसिटी की बात करें तो श्री रेणुका शुगर्स की 36,500 टन पर डे है, जबकि हमारी कंपनी जिसे हम आज के लिए एनालिसिस के लिए सेलेक्ट किया है उसकी है 1,36,000 टन, जो कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज़्यादा है। जिसके पास जितनी ज़्यादा क्रशिंग कैपेसिटी है वो उतनी ही ज़्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस कर सकती है। बाकी नई कंपनीज के लिए प्लांट्स को सेटअप करना भी इतना आसान नहीं होता बिकॉज ऑफ द हैवी कैपेक्स इन्वॉल्व्ड, क्योंकि इन प्लांट्स को शुगर केन फार्म्स के पास ही सेटअप करना पड़ता है एंड ऐसी एरिया में लैंड प्राइसेस काफ़ी हाई रहते हैं। यही कारण है कि कंपनी के एक स्टॉक का प्राइस एंड बुक वैल्यू दोनों एक जैसी है। बुक वैल्यू होती है सारे असेट्स को ऐड करके सारी लाइबिलिटीज को माइनस कर दो एंड देन टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर दो। कंपनी अगर आज बैंकरप्ट भी होती है तो इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट जितना अमाउंट रिटर्न में मिल सकता है। कंपनी ने पास्ट में इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 100 टाइम्स से भी ज़्यादा किया है, वो भी सिर्फ 3 इयर्स में। हाँ, इसमें ऑपरेटर गेम भी जरूर रहा होगा। स्टॉक का नाम है बजाज हिंदुस्तान शुगर्स लिमिटेड। इतनी बड़ी क्रशिंग फैसिलिटी होने के बावजूद भी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन पुअर है, क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी ऑपरेशनल कैपेसिटी को प्रॉपरली यूज नहीं कर पाई, जिसके कारण कंपनी पर डेट बढ़ता रहा एंड प्रॉफिट्स भी लॉस में कन्वर्ट होते रहे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी 2014 एंड 2015 में 1000 करोड़ से भी ज्यादा के लॉसेस करने लगी, लेकिन कंपनी सर्वाइव इसलिए करती रही क्योंकि कंपनी के पास ऑपरेशन से अच्छा खासा कैश आ रहा था एंड वो कैश आ रहा था जो डेप्रिसिएशन कंपनी दिखाती है उससे, क्योंकि डेप्रिसिएशन किसी को पे नहीं किया जाता, ये कंपनी के पास रह जाता है। बेसिकली मशीनरीज वगैरह की जो वैल्यू डेप्रिशिएट होती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, उसे डेप्रिसिएशन के रूप में प्रॉफिट से अलग कर दिया जाता है एंड वो चला जाता है कैश फ्लो में। इसलिए हम कहते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। रिसेंट में एक न्यूज़ आई है, यहाँ कंपनी ने जो ड्यूज को पे नहीं किया था उन सारे ओवर ड्यूज को क्लियर कर दिया है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स ने कंपनी में अपने स्टेक को 15.4% से 25% किया है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बहुत अच्छी हो गई है, रिस्क अभी भी है बिकॉज कंपनी की मार्केट कैप से ऑलमोस्ट डबल डेट है कंपनी पर एंड वो है 4600 करोड़ का। लेकिन पेंडिंग ड्यूज का क्लियर करना एंड प्रमोटर होल्डिंग का बढ़ने से हम ये गैस कर सकते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से कंपनी का बेनिफिट जरूर हो रहा है एंड फ्यूचर में भी हो सकता है। हम कंपनी को इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि इथेनॉल से क्रिएट हुई अपॉर्चुनिटी को कंपनी अगर अच्छे से ग्रैब करके एग्जीक्यूट करती है तो एक जबरदस्त टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है बिकॉज कंपनी के पास वन ऑफ द बिगेस्ट शुगर केन क्रशिंग फैसिलिटी है जो बाकी कंपनीज जल्दी डेवलप नहीं कर पाएंगी। कंक्लूजन की बात करें तो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बताना चाहता हूं कि प्राज इंडस्ट्री जैसी कंपनीज को पोर्टफोलियो का 5 to 7% दे सकते हैं, बट बजाज हिंदुस्तान जैसी कंपनीज को पोर्टफोलियो का 2 to 3% से ज्यादा नहीं देना चाहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।